नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करने वाले हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान की गंगा यानी गोरखपुर में पुस्तक महोत्सव की। पुस्तक महोत्सव का सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। वहीं देखिए, जेवर से जहान तक की राह, मतलब यहां से जल्द नया भारत उड़ान भरने वाला है। इस पर हम खास रिपोर्ट दिखाएंगे और चलते चलते बात आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर हादसे की करेंगे, जहां भारी भीड़ के कारण भगदड़ मची और कई लोग काल के गाल में समा गए। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। यह पुस्तक मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट और डीडीयू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को पुस्तकें वितरित की और स्कूली विद्यार्थियों से संवाद भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्ची साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। उन्होंने भारत की श्रवण परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को लिपिबद्ध कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की अद्भुत परंपरा विकसित की। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने कहा कि ये पुस्तक महोत्सव आने वाले 9 दिनों तक 200 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी रुचि की पुस्तकें खरीदने का शानदार अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं व्हेन सिटीजन कंट्री लीड, यानी जब नागरिक पढ़ते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर की भूमि इसलिए भी विशेष है क्योंकि पिछले 100 सालों से गीता प्रेस भारत और विश्व में सनातन धर्म की विचारधाराओं को अपनी पुस्तक के माध्यम से पहुंचा रहा है। उन्होंने साहित्यकार फिराक गोरखपुरी, मुंशी प्रेमचंद, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे लेखकों का स्मरण किया और हाल ही में दिवंगत साहित्यकार श्री राम दरस मिश्र को श्रद्धांजलि दी। व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें हमेशा नई प्रेरणा देती हैं, हमें उनसे जुड़ना चाहिए। अगले 9 दिनों में यहाँ अनेक विमर्श, परिचर्चा, पुस्तकों के विमोचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ शहर के सभी संस्थाओं को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य भर में पुस्तकालयों का जाल बिछा रही है। प्रदेश की 57,600 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों के साथ पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। 1.56 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में से 1.36 लाख विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है, जिनमें पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों में पढ़ने की संस्कृति विकसित हो सके। लेखन अपने आप में एक रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक लेखन कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह व्यक्ति
सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है और ऐसे सकारात्मक ऊर्जा का ही लाभ समाज को मिलता है और समाज उससे प्रेरित होता है। हम जब पुरातन और आधुनिकता में समन्वय करेंगे तब विकास दिखाई देगा और वही हमारे लिए सार्थक भी होगा। हम पुस्तकीय व्यवस्था से अपने आप को दूर न करें, हम उसको देखें जरूर। दिन भर जिसके बारे में यहां के माननीय सांसद श्री रविकिशन जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि दिन भर आप लोग रील देखते होंगे या दिन भर स्मार्टफोन में अपना 5-6 घंटे खराब करते होंगे, उसकी बजाय अगर आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही कुछ उन पुस्तकों को जो आपके पाठ्यक्रम के बाहर की हो लेकिन एक रचनात्मकता के साथ या आज के परिप्रेक्ष्य में, मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्मार्टफोन अनावश्यक समय व्यर्थ न करें और अपने समय का सदुपयोग पुस्तकों के अध्ययन में करें। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन पर निर्भरता युवाओं में अवसाद और विचलन बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर छात्रों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है, इसे हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी पुस्तकें न केवल परीक्षा में मदद करती हैं, बल्कि जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन देती हैं। धार्मिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और एआई से जुड़ी पुस्तकों से हमें ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि हम सभी को स्मार्टफोन पर खर्च घटाकर पुस्तकों में निवेश करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देवोत्थान एकादशी है। ये शुभ अवसर भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है और इसे पावन दिन पर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। ये पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आंगनबाड़ी दीदियों को सम्मानित किया। इसमें निक्षा, चिंता, प्रेमलता, पुष्पा, बिंद्रावती को मुख्यमंत्री ने पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। वहीं एनबीटी और डीडीयू की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को सम्मानित किया गया। इसमें शीजा शरण, अभय वर्मा, रशिमा दुबे, आदेश कुंवर सिंह, दिव्या विश्वकर्मा और आयुष किशोर को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल रहा है। और वो उससे अक्सर हो क्या रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहा है, अनावश्यक रूप से गलत कदम उठा रहा है। आपको भी चाहिए अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसके अंदर उस प्रकार का जज्बा पैदा करने की तैयारी कर रही, प्रारंभ से ही उस प्रकार के संस्कार दीजिए। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत की समस्या जो एक विकराल रूप लेती जा रही थी, उस विकराल रूप को ध्यान में रख करके, केवल भारत की नहीं दुनिया भर के युवाओं की है, उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए एक पुस्तक स्वयं लिखी जिसे आप एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा यहां पर भी और बगल वाले सभागार में भी जो हम पुस्तकें दे रहे थे तो उसमें से एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी है, यानी परीक्षा की तैयारी। ये आपके सामान्य एनुअल एग्जाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के हो, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई पुस्तक। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक गण विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, श्रीराम चौहान, श्रवण निषाद, विमलेश पासवान, महिला आयोग उपाध्यक्ष चारू चौधरी, डीडीयू की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, अवनीश अवस्थी, एनबीटी के चेयरमैन मिलन सुधाकर मराठे, युवराज मलिक, आचार्य पवन त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे।
सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण एक बहुचरणीय परियोजना है जिसे अंततः 8 रनवे तक विकसित करने की योजना है। शुरुआती निर्माण कार्य 4 प्रमुख कारणों के तहत किया जा रहा है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित था जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले चरण में प्रमुख शहरों से जोड़ने की योजना। जेवर एयरपोर्ट अपने पहले चरण में मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका लक्ष्य दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के यात्रियों को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ना होगा। पहले चरण में जेवर एयरपोर्ट को कम से कम 10 प्रमुख भारतीय शहरों से जोड़ने की योजना है। इन शहरों में मुख्य रूप से महानगर और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पहले ही प्रमुख घरेलू एयरलाइनों के साथ साझेदारी कर ली है। वहीं ये एयरलाइंस जेवर एयरपोर्ट को अपना बेस बनाने की योजना बना रही हैं। अन्य घरेलू और विदेशी एयरलाइनों के साथ भी बातचीत जारी है। ये पहला चरण हवाई अड्डे की कुल क्षमता को लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष तक संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में हवाई यातायात पर दबाव कम होगा। इन शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़। जेवर हवाई अड्डे की विशेषताएं। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा परियोजना में से एक है। शुरुआत में एक रनवे के साथ काम शुरू होगा। यहां 6 रनवे तैयार किए जाने की योजना है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाता है। एयरपोर्ट की डिजाइन पूरी तरह से इको फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी है। शुरुआत में कार्गो और घरेलू विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। यह क्षेत्र में व्यापार वृद्धि और हजारों नौकरियों के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ डिजाइन किया गया है ताकि यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव मिल सके। जेवर एयरपोर्ट को भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन हवाई अड्डा और एक डिजिटल वन दृष्टिकोण वाला हवाई अड्डा बनाने पर जोर दिया गया है। एयरपोर्ट को सिर्फ एक हवाई अड्डे के रूप में नहीं बल्कि एक आधुनिक, सुगम और कुशल यात्रा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में मिलेंगी ये सुविधाएं। जेवर एयरपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए प्रमुख कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट का संचालन पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा, जो यात्रियों के अनुभव को तेज और आसान बनाएगा। ये एयरपोर्ट डिजी यात्रा सुविधा को पूरी तरह से लागू करने वाले देश के अग्रणी एयरपोर्ट में से एक होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम, रनवे सुरक्षा की उच्च तकनीकी के माध्यम से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। यह भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा, जिसमें स्थिरता और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट को सीधे यमुना एक्सप्रेस से जोड़ा गया है, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और मथुरा तक पहुंचना आसान होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का वल्लभगढ़ लिंक रोड भी जल्द ही तैयार होगा, जिससे दिल्ली और हरियाणा से एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए सीधी बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। नोएडा मेट्रो के ब्लू लाइन को जेवर एयरपोर्ट तक विस्तारित करने की योजना है, जिससे मेट्रो से एयरपोर्ट तक सीधे पहुंचा जा सके। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 29 सितंबर 2024 में पूरा होना था, लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं होने के बाद 3 महीने का समय देते हुए दिसंबर 2024 में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद अप्रैल 2025 और बाद में 30 अक्टूबर तक हर हाल में कार्य पूरा कर शुभारंभ का लक्ष्य तय किया गया था। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने एयरपोर्ट के शुभारंभ की
आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियां जोरों पर हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, जिसमें CISF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग की भी तैयारियां की जा रही हैं। 2 दिन पहले ही यात्रियों के आगमन और विमान सेवाएं शुरू करने का सफल ट्रायल भी किया गया था। इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेज में हो रहा है। पहले फेज के तहत एक रनवे और यात्री टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में एयरपोर्ट पर टेक्निकल, इंस्टॉलेशन, फिनिशिंग, डीप क्लीनिंग जैसे प्रमुख कार्य चल रहे हैं। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1334 हेक्टेयर में बने एक रनवे के साथ विमान सेवा शुरू होगी। यहां से सबसे पहले कार्गो और देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। बाद में इंटरनेशनल सेवा भी यहां से शुरू की जाएगी। 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट पर यात्रियों के आगमन और उड़ान सेवा शुरू करने का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। शनिवार को एकादशी के दिन आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 10 श्रद्धालुओं के मौत की खबर है। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो जिंदगी चली गई, किसी मुआवजे से क्या वापस आएगी? ये खास रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मच गई। हादसे में कई श्रद्धालु मारे गए हैं। कई की हालत नाजुक है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरा राज्य हड़कंप में है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पीएमओ कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ बेहद दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों और परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगा। बता दें कि इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की पुष्टि करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने अधिकारियों से घायलों को जल्द और उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है। कैसे मची भगदड़? काशी बुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कार्तिक एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में क्षमता से अधिक श्रद्धालु आ गए, जिसके कारण भगदड़ मच गई। प्रवेश और निकास द्वार एक ही थे, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई और अफरा तफरी और बढ़ गई। जिस जगह पर तीर्थयात्री इकट्ठा हुए थे वहां निर्माणाधीन था, जिससे आवाजाही के लिए जगह कम हो गई और भीड़ ज्यादा हो गई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुखद और हृदय विदारक है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना है। घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को आदेशित किया गया है। हादसे की पूरी जांच कराई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। मौत की भगदड़ आखिर कब तक? 1 नवंबर 2025 आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़। 10 की मौत। एकादशी पर ज्यादा भीड़ से टूटी रेलिंग। महिलाएं और बच्चे चिल्लाते रहे, लोग रौंदते गए। 28 सितंबर 2025 तमिलनाडु के करूर में रैली में भगदड़। तमिल एक्टर विजय की रैली में भगदड़। 40 की मौत, इनमें 16 महिलाएं, 10 बच्चे शामिल। 9 साल की बच्ची के खाने की खबर से बेकाबू हुई भीड़। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी। 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। इस दौरान एक्टर 6 घंटे की देरी से पहुंचे थे। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल जीत पर जश्न का माहौल था। इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 लोगों की है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग आसपास पहुंच गए थे। छोटे छोटे गेटों से जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। कई जगहों पर भीड़ ने गेट तोड़ दिए। इस दौरान कुछ लोग नीचे गिर गए और उनके ऊपर भीड़ चढ़ गई। इससे कई लोगों की मौत हो गई। वेंकटेश्वर मंदिर की यह घटना मानवता के कारण जुटी भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना ने देश भर में चिंता पैदा कर दी है। ये दुखद घटना सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की अटूट व्यवस्था के दबाव पर गंभीर सवाल उठाती है। ये भगदड़ प्रशासनिक चूक का परिणाम थी या फिर अटूट आस्था के कारण एक साथ जुटी भारी भीड़ अनियंत्रित होने के कारण ऐसा हुआ? ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हर रोज भारी संख्या में श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो श्रद्धालुओं के आने जाने का रास्ता एक क्यों था? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।